प्यारे बच्चों नमस्कार। अक्सर यह देखा जाता है कि जब परीक्षा का रिजल्ट निकलता है तो बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो एक एक क्वेश्चन का सही सही जवाब लिखा था, हर एक क्वेश्चन को बनाए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े थे, पूरा सही सही बनाए थे, पूरा कॉपी भर दिए थे, कॉपी भर भर के लिखे थे, फिर भी हमारा नंबर कट गया। आखिर कहीं ना कहीं आप वो गलती कर दिए जो शायद आपको नहीं पता चला, लेकिन कॉपी जांच करने वालों को वो गलती पता चला और वो आपका नंबर काट लिया। तो प्यारे बच्चों, किस तरीके से कॉपी में लिखा जाए कि हमारा एक भी नंबर ना कटे, जो कॉपी जांच करने वाला है वो एक नंबर ना काटे, हमें पूरा नंबर मिल जाए। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है, परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि हमारा एक नंबर भी ना कटे। तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको वो चीज मिल जाएगा जिसका इंतजार शायद आप बहुत दिन से कर रहे थे। आपको वो तरीका मालूम हो जाएगा जिस तरीके के मदद से अगर आप लोग लिखते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि बिहार के हर एक बच्चे और बिहार के अलावा जितने सारे भी बोर्ड के बच्चे हैं उनके पास जरूर यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाए ताकि हमें पूरा नंबर मिले, एक नंबर भी ना कटे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कॉपी लिखने का जो तरीका है इसे हमने 14 पॉइंट में डिवाइड किया है। 14 तरीका हम आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से अगर आप लोग उस 14 तरीका को फॉलो करते हैं तो फिर आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, परीक्षा भी एकदम अच्छे से जाएगा। परीक्षा में जितने सारे भी क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे उसमें पूरा पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर नहीं कटेगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव में हो या तो सब्जेक्टिव में हो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमने यहां पर लिखा है कि परीक्षा में लिखने का सबसे मस्त तरीका जो आपको अधिक नंबर दिला सकता है। कैसे हम लोग परीक्षा में लिखेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला चीज है कि आपको 2 रंग का कलम साथ में लेकर के जाना है, एक ब्लू रंग और एक ब्लैक रंग। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ में 2 पेन रखिए, एक तो ब्लू रंग का पेन और दूसरा ब्लैक रंग का पेन। आखिर अब ब्लू और ब्लैक का क्या चक्कर है यह तो आगे हम वीडियो में और ज्यादा विस्तार से बताएंगे, लेकिन कोशिश करें कि पुराना कलम ही लेकर के जाएं जो अच्छे से चलता हो। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि एक्साइटेड होकर के परीक्षा में दुकान से जाकर के नया कलम लेते हैं कि हम नया कलम लेकर के जाएंगे, नया कलम से लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को नया कलम लेकर के नहीं जाना है, आप लोगों को वो कलम लेकर के जाना है जिस कलम से आप पहले 5-6 दिन लिख चुके हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जब नया कलम होता है तो उसका जो नीब होता है वह नहीं घिसा होता है, एकदम नया नीब होता है। आप लोग लाख कोशिश कर लेंगे लेकिन वो ज्यादा स्पीड में नहीं चलेगा, लेकिन जो पुराना कलम होता है उसका नीब घिस गया रहता है और घिसा हुआ नीब बहुत तेजी के साथ चलता है और आपका हैंड राइटिंग भी बहुत जबरदस्त बनेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो नया कलम ना लें, बल्कि वो कलम लेकर के जाएं जिससे हम लोग 4-5 दिन पहले से लिख रहे हैं। हाँ, स्याही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना स्याही वाला कलम लेकर के चले जाएं तो फिर ज्यादा दिक्कत होगा। तो सबसे पहला चीज, 2 रंग का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लू और एक ब्लैक, और हमेशा नया कलम नहीं बल्कि पुराना कलम। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट कहता है जो कि बैठने का तरीका। सबसे पहले यदि आप लोग परीक्षा हॉल में जाते हैं, परीक्षा हॉल में जहां पर आपका जगह है वहां पर बैठते हैं, तो वहां पर क्या करना चाहिए, क्योंकि नंबर कटने का यह भी सबसे बड़ा कारण एक होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जहां आपका बैठने का स्थान है उस जगह को अच्छी तरीके से देख लें, बेंच को अच्छी तरीके से देख लें कि कहीं बेंच में चीट पुर्जा तो नहीं पहले से रखा गया है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। होता क्या है कि जब आपका एग्जाम दूसरी सीटिंग में रहता है तो जो पहली सीटिंग वाले बच्चे होते हैं ना, अगर अपने साथ में चीट पुर्जा लेकर के जाते हैं तो वो बेंच में ही कहीं पर घुसा देते हैं। उससे क्या होता है, अगर कोई जांच करने वाला आ जाए तो रखा तो है पहली सीटिंग वाला लेकिन पकड़ा जाएंगे आप। तो इसलिए अपने बैठने के जगह को, अगल बगल के जितने सारे भी बेंच हैं सारे बेंच को हम ध्यान से देख लेंगे, खास करके अपने जहां पर बैठने का जगह है वहां पर ध्यान से देख लेंगे। बेंच के नीचे ऊपर देख लेंगे कहीं चीट पुर्जा तो नहीं घुसाया गया है। अगर चीट पुर्जा घुसाया गया है तो उसे हम परीक्षा से पहले ही निकाल करके फेंक देंगे, या फिर अगर
आगे टीचर हैं तो टीचर को दे देंगे कि सर यहां पर पहले से चीट पुर्जा घुसाया गया था, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो वह मान जाएंगे। तो इसलिए अपनी जगह को एकदम अच्छे तरीके से जरूर देख लें। यह है हमारा दूसरा पॉइंट, ताकि आप लोगों का एकदम अच्छा से एग्जाम जाए, बिना प्रेशर का एग्जाम जाए। क्योंकि अगर दिमाग में प्रेशर आ गया आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, अगर आपका दिमाग में टेंशन आ गया आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि एग्जाम एकदम बेहतर तरीके से जाए तो बिना टेंशन के दीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, सॉरी दूसरा नंबर पॉइंट। अब तीसरा नंबर, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि सारे जानकारी ओएमआर शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है। बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। आप लोग इधर साइड देख रहे हैं, ओएमआर शीट है जहां पर हमारा नाम भरा जाता है, रोल नंबर भरा जाता है, अभ्यर्थी का नाम भरा जाता है, अभ्यर्थी के पिता का नाम भरा जाता है, यानी जितने सारे भी विषय कोड हैं, रोल नंबर है, सब कुछ भरना होता है। पहले क्या करना है कि जब आपको कॉपी मिले तो ध्यान से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड ये सब भरना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना कि नाम, रोल नंबर, रोल कोड ये सब भरने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जैसे ही सवाल मिलता है तुरंत आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। यह बिल्कुल गलत तरीका है। जैसे ही आपको ओएमआर शीट मिले सबसे पहले उसमें एकदम बढ़िया से अपना नाम लिखिए, सुंदर से। क्योंकि आप लोग कॉपी बहुत अच्छे से लिख देंगे, लेकिन अगर आपका नाम ही नहीं पता चल रहा है, आपका रोल नंबर ही नहीं पता चल रहा है, आपका रोल कोड ही नहीं पता चल रहा है, आपका विषय कोड नहीं पता चल रहा है, तो फिर क्या फायदा उतने अच्छे तरीके से कॉपी लिखने का। इसलिए सबसे पहले आपको यह चीज लिखना है। और हां, बच्चे क्या करते हैं कि जब ओएमआर शीट को भरते हैं ना तो बॉल पेन से भर देते हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा साफ मना किया गया है कि ओएमआर शीट जेल पेन से ना भरें, रद्द हो जाएगी। अगर आप ओएमआर शीट को जेल पेन से भरते हैं तो आपका कॉपी रद्द कर दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे जाते हैं परीक्षा देने के लिए बस नॉर्मल पेन लेकर के जाएं, नॉर्मल पेन से ही भरें, जेल पेन से नहीं भरना है। जेल पेन से क्या होता है कि आप अगर पेज के एक साइड इस प्रकार से रंगते हैं ना तो दूसरी साइड भी ओवर रंग आ जाता है, यानी कि स्याही अपने आप दूसरी साइड भी चला जाता है। तो इसलिए बॉल पेन का उपयोग यानी जेल पेन का उपयोग आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और जितने सारे भी आपके डिटेल्स हैं, नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि, सभी को एकदम अच्छे तरीके से भरना है। समय दे करके 5 मिनट का अलग से एक समय निकालिए और नाम, रोल नंबर, रोल कोड ये सब लिखने में उसको पूरा करिए। तो यह हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब उसके बाद चौथा पॉइंट कहता है क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना है और पढ़ लेना है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही उनको क्वेश्चन पेपर मिला वह तुरंत पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और कॉपी में लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। पहले अगर आपको क्वेश्चन मिला है तो बिहार बोर्ड लगभग 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देता है ताकि आप क्वेश्चन को पूरा देख लें, क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस कर लें कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, किस लेवल का क्वेश्चन है, कहां से हमें शुरुआत करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमें पहले बनाना चाहिए। तो इसलिए पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन को एकदम समय निकाल करके 10 मिनट का समय दे करके देख लीजिए ताकि पूरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में छप जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन मिला दम धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। पहले क्वेश्चन मिलता है तो उसको अच्छे तरीके से देख लें, उसको पढ़ लें, उसको समझ लें, तब आप लोग परीक्षा देना शुरू करें, तब आप लोग कॉपी में लिखना शुरू करें। चलिए अब 5वां नंबर पॉइंट है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे ओएमआर शीट में रंगे। गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर का यहां पर चित्र लगा हुआ है, जैसे ही उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वह क्या करते हैं कि आंसर जिनका कंफर्म नहीं जानते हैं उस पर भी अपना दिमाग खपाना शुरू कर देते हैं, दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे यह भी करते हैं, लगातार के चक्कर में रहते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, तब तीसरा नंबर क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है। आपके पास डबल ऑप्शन है, 100 क्वेश्चन रहेगा या फिर 80 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 50 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। तो एकदम आराम से बनाइए। और हो सकता है कि सबसे पहले हमको 80 नंबर क्वेश्चन आ रहा हो, उसके पहले 70 नंबर क्वेश्चन में हमें डाउट रहे, तो पहले आपको 80 नंबर क्वेश्चन बनाना है। यानी कि जो क्वेश्चन आपको एकदम कंफर्म लग रहा है कि इसका जवाब हमें आता है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर दे दें कि हाँ हम इतना नंबर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। या फिर अगर ओएमआर शीट में भर रहे हैं तो उस गोले को भर दें जो कि उस क्वेश्चन के सामने का गोला है, और उसके बाद आप लोग किसी दूसरे क्वेश्चन पर अपना समय बर्बाद करें। ऐसे क्या होगा कि अगर आप लोग सीरियल नंबर के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कि पहला क्वेश्चन हार्ड रहे, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन हार्ड रहे, और आप लोग उसी 2 क्वेश्चन में 10 मिनट का समय बर्बाद कर देंगे। परीक्षा में समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है।
एक एक मिनट का महत्व होता है, एक एक सेकंड का महत्व होता है। तो इसलिए आप लोग परीक्षा में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय को बचाएं, समय को बर्बाद ना करें, ज्यादा सोचने में हम लोग समय को बर्बाद ना करें। तो क्वेश्चन जो आता है पहले उसका जवाब दे दीजिए, जो नहीं आता है उसे हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो यह हो गया हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसका कि आप लोगों को बिल्कुल खास ख्याल रखना है। चलिए, उसके बाद छठा नंबर पॉइंट कहता है कि 100 में से 50 और 80 में से 40 प्रश्न का ही उत्तर दें। ज्यादा का जवाब देने से कोई फायदा नहीं होगा, जहां तक और समय का ही नुकसान होगा। क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो उसमें साफ लिखा होता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है और इसके बदले में आपको 50 नंबर ही दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो ज्यादा चालाक होते हैं वो क्या करते हैं कि 50 क्वेश्चन के जगह पर 60 क्वेश्चन बना देते हैं, 70 क्वेश्चन बना देते हैं कि कोई तो इसमें से 50 सही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपका 50 क्वेश्चन का ही जांच किया जाएगा। अगर आप लोग सीरियल से बनाए हैं तो सीरियल से 50 क्वेश्चन का जांच होगा, बाकी 20 क्वेश्चन का जांच नहीं होगा। या फिर अभी कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आप लोग अगर एक्स्ट्रा चालाक बनेंगे तो आपका कॉपी ही रिजेक्ट हो जाए, आपका कॉपी ही जांच ना हो। कभी कभी क्या होता है कि मशीन कॉपी को एरर बता देता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आजकल मशीन से जांच किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कोई टीचर जांच करता नहीं है। तो अगर मशीन को लग गया कि नहीं भाई इसने कुछ छेड़छाड़ किया है कॉपी के साथ, तो वो आपका कॉपी पेंडिंग में डाल देगा। तो इसलिए एक भी ऐसा गलती ना करें जिससे आपका कॉपी पेंडिंग में जा सकता है। तो अगर 100 में से 50 का जवाब देना है तो आप लोग 51 का ना दें, सिर्फ और सिर्फ 50 का देंगे। 52 का ना, 1-2 क्वेश्चन का भी ज्यादा जवाब नहीं देंगे, आराम से गिन लेंगे कितना क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। ऐसे क्या होगा कि आपका समय बचेगा। अगर आप 60 क्वेश्चन का जवाब देते हैं, 70 क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो बाकी का जो 20 क्वेश्चन का समय है वह आपका बर्बाद चला गया, कोई काम का नहीं होगा। हो सकता है नंबर भी कट जाएगा, आपका समय भी बर्बाद चला जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। यह हो गया हमारा छठा पॉइंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद 7वां पॉइंट है कि जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है उस पेज में दूसरी तरफ भी अपना जवाब ना लिखें, उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जिस पेज में नाम लिखना होता है ना, उसी पेज में अपना पूरा आंसर भी लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि यह हमारे पास एक कॉपी है, ठीक है, तो यहां पर तो नाम वगैरह सब कुछ लिखना होता है, आपको जैसा कि जानकारी है। सबसे ऊपर वाला जो पेज रहता है इसमें नाम लिखना होता है। उसके बाद जब हम इस पन्ना को उलटते हैं, जब इस पन्ना को पलटा जाता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस पेज में यहां से लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। प्यारे बच्चों, यह वाला जो फर्स्ट वाला पन्ना है ना, जिसके ऊपर में आप लोग नाम लिखे हैं, इस पन्ना के दूसरी साइड भी बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए और यहां से लिखना शुरू करिए। मतलब कि जो अगला पन्ना है यहां से होता क्या है कि यह जो पहला नंबर जो पन्ना है ना, यह फट जाता है, यहां से फट जाएगा और फट करके यह बिहार बोर्ड ऑफिस चला जाता है। और अगर आप इसमें आंसर लिखे हैं, अगर आप इसमें आंसर लिखे हैं तो साथ ही साथ आपका आंसर भी फट जाएगा और आंसर भी फट करके चला जाएगा। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस पेज में लिखे थे, जांच भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका नंबर तो कम हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि सर हमने तो पूरा क्वेश्चन का जवाब दिया था, 4 क्वेश्चन का नंबर ही हमें नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह खास ख्याल रखें कि जो पहला पन्ना है उसके दोनों साइड छोड़ दें और उसके बाद अगले पन्ना से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो शायद अधिकतर बच्चे नहीं जानते हैं, अधिकतर स्टूडेंट को नहीं पता है। तो इस चीज पर आप लोग खास ख्याल रखेंगे। जैसे देखिए, यह बच्चा जो कॉपी लिखा है, इधर साइड वाला जो पन्ना है पूरा खाली छोड़ दिया है और अगले साइड वाले पन्ने से लिखना शुरू किया है। और लिखने का तरीका किस प्रकार है, जैसे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो सबसे ऊपर में ब्रैकेट में लिख देंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, या फिर लघु उत्तरीय का जवाब दे रहे हैं तो लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आपको हम पहले नंबर पन्ना में भी बताए थे, शायद यहां पर आप लोग देखे होंगे, यहां पर आपको हम दिखाए थे किस प्रकार से कॉपी लिखा जाता है। जैसे सबसे ऊपर में अति लघु है, लघु उत्तरीय है, तो हम लोग लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरफ से ब्रैकेट से घेर देंगे। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद जो प्रश्न संख्या है, हम प्रश्न संख्या यहां पर लिखेंगे, चाहे हो सकता है कि हम यहां पर भी प्रश्न संख्या लिख दें। उसके बाद आप लोग एकदम अच्छा से सुंदर हैंडराइटिंग के साथ आप लोग आंसर लिखिए। देख रहे हैं 2 पेन का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है। जो यह बच्चा कॉपी लिखा है इसमें सबसे ऊपर में ब्लैक पेन का यूज किया है, यहां पर ब्लैक पेन का यूज है, और जिस पेन के साथ यह
जवाब लिखा है यह ब्लू पेन है। इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन आंसर एकदम अलग हाईलाइटेड कलर से दिख रहा है, जो आंसर है क्वेश्चन का जो नंबर है वह अलग हाईलाइटेड कलर से, और क्वेश्चन जो है वह अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। अब कॉपी जांच करने वाले को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, कॉपी जांच करने वाले को स्पष्ट पता लगेगा कि 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है या 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। तो यह चीज यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग अगर कॉपी लिखते हैं तो परीक्षा में कॉपी जांच करने वाला आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा। उसके बाद अगला है सुंदर और स्पष्ट लिखावट, 8वां पॉइंट, जो एकदम सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लिखा गया है कि सुंदर लिखावट का असर हर एक परीक्षक पर पड़ता है, चाहे कॉपी जांच करने वाला कोई भी हो। सुंदर लिखावट का असर तो सब पर पड़ जाता है, क्योंकि जितनी साफ लिखावट होगी परीक्षक को उत्तर पढ़ने और समझने में आसानी होगी। अपने समय की बचत को देख करके और बच्चे की अच्छी लिखावट को देख करके परीक्षक आपको अंक देने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। इसलिए परीक्षक का ध्यान आकर्षित करने और अंकों में बढ़ोतरी के लिए अच्छा लिखें, पूरा लिखें और सुंदर लिखें। बहुत सारे बच्चों का हैंडराइटिंग जब अच्छा नहीं बैठता है, जब टीचर के पास उनका कॉपी पहुंचता है, जब पढ़ना शुरू करते हैं, जब स्पष्ट लिखावट पता नहीं चलता है, तो टीचर का दिमाग हौच पौच हो जाता है, वो बस जल्दीबाजी में गुस्से में आकर के नंबर काट लेते हैं। लेकिन जब सुंदर लिखावट होता है, एकदम अगर आपका लिखावट इस प्रकार का है, एकदम स्पष्ट लिखावट है, तो जैसे ही टीचर जो कॉपी जांच रहे हैं उनका ध्यान इस हैंडराइटिंग पर पड़ेगा, खुश हो जाएंगे, लगेगा कि हमारा एक सामने क्या लगता है कोई टाइप किया हुआ चीज आ गया है, तो आपको अच्छे अच्छे नंबर देंगे। अगर वो आपके जवाब को पढ़ेंगे भी नहीं तो हैंडराइटिंग देख करके समझ जाएंगे कि लगता है कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट का कॉपी है। अगर पूरा जवाब भी ना पढ़ें तो हैंडराइटिंग देख करके भी बहुत सारे जगह पर आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए सुंदर और स्पष्ट लिखावट होना जरूरी है। एकदम साफ साफ लिखें, सुंदर लिखें, ऐसा लिखें कि टीचर एकदम अच्छे तरीके से उसको पढ़ लें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यह हो गया हमारा 8वां पॉइंट। उसके बाद 9वां पॉइंट है एग्जाम में चित्रों की भूमिका। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फिगर बनाने होते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं, तो वहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिसका उत्तर चित्रों के माध्यम से समझाना पड़ता है, बल्कि चित्र ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे चित्रों को अहमियत न देकर के लिखने में ज्यादा ध्यान देते हैं, या फिर चित्र की जगह छोड़ करके अगले प्रश्न का उत्तर लिखने लग जाते हैं और कहते हैं कि चित्र हम अंत में समय बचने पर बना लेंगे, लेकिन अंत में समय की कमी के कारण बना नहीं पाते हैं और वो जगह खाली रह जाती है, जिससे परीक्षक को वो उत्तर समझ नहीं आता है और वो गलत उत्तर समझ करके आपका नंबर काट लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा आदत होता है कि जैसे अगर फिगर बना रहे हैं तो कॉपी में अगर मान लिया जाए चौथा नंबर क्वेश्चन में फिगर बनाना है तो चौथा नंबर क्वेश्चन का यहां पर नंबर लिख देंगे और उतना जगह को वह खाली छोड़ देते हैं। जैसे यहां पर अगर आंसर लिखना है तो उतना जगह को खाली छोड़ देंगे कि फिगर हम लास्ट में बना लेंगे। लेकिन आपको पता है कि परीक्षा में किसी को एक्स्ट्रा समय नहीं बचता है, उतना क्वेश्चन रहता है कि लिखते लिखते आपका एक एक मिनट भी नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चे फिगर के लिए जगह तो छोड़ देते हैं, लेकिन लास्ट में समय नहीं बचने के कारण यह जगह खाली ही रह जाता है। लास्ट में चित्र नहीं बना पाते हैं, या फिर अंतिम में जब चित्र बनाते हैं तो जैसे तैसे बस पेंसिल से खींच देते हैं। और हाँ, एक और चीज, जब आप लोग चित्र बनाते हैं तो कभी भी पेन का यूज ना करें, हमेशा पेंसिल से चित्र बनाएं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का चित्र हो, हमेशा आप लोग पेंसिल से ही बनाने का प्रयास करें तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। पेन से बनाइएगा तो नंबर कट जाएगा। और जब भी चित्र बनाने के लिए आ जाए जिस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन लिखने से ज्यादा अहमियत आपको देना है फिगर का, क्योंकि फिगर में हमेशा पूरा नंबर मिलता है, फिगर में एक भी नंबर नहीं कटता है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा। तो चित्रों का अहमियत थोड़ा समझें और चित्र के लिए जगह ना छोड़ें, बल्कि उस चित्र को उसी समय बना लें जिस समय आप लोग उस क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। तो इससे आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। उसके बाद है, जैसे इस प्रकार से अगर बनाना है आपको चित्र, तो आप लोग चित्र बना लें, इसके लिए जगह ना छोड़ें। ऐसा होता है कि इसके लिए जगह छोड़ देते हैं कि चलो भाई इतना जगह छोड़ देते हैं और उसके बाद हम लास्ट में बना लेंगे। ऐसा नहीं, जब चित्र बनाना हो तो चित्र बनाइए, और चित्र बनाना हो तो पेंसिल से बनाइए। और चित्र बनाने के साथ साथ कौन से जगह का क्या नाम है, किस अंग का क्या नाम है, उस चीज को भी हम लोग एकदम अच्छे से दर्शाएंगे, ताकि कॉपी जांच करने वाले को लगे कि नहीं, वाकई में स्टूडेंट के पास नॉलेज है, ब्रिलियंट लड़के का हम कॉपी जांच कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा नंबर देगा। उसके बाद 10वां पॉइंट है कि हमेशा दो प्रश्नों के बीच में एक या दो लाइन जरूर छोड़ें। जैसे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे एकदम घिचपिच लिखते हैं,
कब कहां पर कौन सा आंसर खत्म करते हैं, कौन सा आंसर शुरू करते हैं, पता ही नहीं चलता है। आप लोग यहां पर एक कॉपी का नमूना देख रहे हैं जिसमें अगर प्रश्न संख्या 7 ऊपर में लिखा गया है और अगर यह प्रश्न यहां पर खत्म हुआ है तो उसके बाद एक बीच का लाइन छोड़ दिया गया है और एक लाइन छोड़ करके अगला लाइन लिखा गया है ताकि जो क्वेश्चन का आंसर रहे वह स्पष्ट दिखाई दे, यह स्पष्ट रूप से पता चले कि किस क्वेश्चन का जवाब कहां पर शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ। इससे क्या होता है, कॉपी जांच करने वाले को सहूलियत होती है। देखिए, कॉपी जांच करने वाले को जितना सहूलियत होगा वह आपको उतना ही ज्यादा नंबर देगा और जितना कॉपी में उसको परेशानी होगा उतना ही आपको कम नंबर देगा। अगर आपको कोई खूब परेशान करे, बहुत परेशान करे, तो आपको वह ज्यादा से ज्यादा कितना नंबर दे सकता है? नहीं ना। अगर आप ही कॉपी किसी का जांच करें और आपको पता ही ना चले कि कौन क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ, आप लोग किसी के कॉपी को देख करके खूब परेशान हो जाएं तो गुस्से में आकर के उसका नंबर आप लोग भी काट लेंगे। तो सोच करके देखिए, जो टीचर कॉपी जांच करते हैं ना कहीं इसी वजह से आपका नंबर काट लेते हैं। तो हमेशा जब भी 2 क्वेश्चन का जवाब लिख रहे हैं तो उसके बीच में एक लाइन जरूर छोड़ दें ताकि इससे यह पता चले कि कौन सा प्रश्न कहां से शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ। चलिए, 11 नंबर पॉइंट है, क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिख दें और उत्तर को ब्लैक से लिखें, जिससे देखने से यह भी अच्छा लगेगा और जांचने वालों को भी सहूलियत होगी। चाहे तो आप लोग क्वेश्चन का नंबर ब्लू पेन से लिखें तो आंसर को ब्लैक पेन से, या फिर अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो आंसर को ब्लू पेन से लिखिए। इससे क्या होगा, कॉपी जांच करने वालों को एकदम सहूलियत होगा, उनको पता चल पाएगा कि हाँ भाई, यह कौन से क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं। या जितने सारे भी टिप्स आप लोग देख रहे हैं ना, एकदम धुआंधार टिप्स है। बच्चे इस चीज का पालन करके खूब नंबर लाए हैं। हमने पिछले साल वाले बच्चों को जब यह टिप्स बनाया तो लगभग 32 लाख लोगों ने देखा, समझ गए ना, 32 लाख बच्चों ने देखा। यानी कि इंटर के भी बहुत सारे छात्रों ने वीडियो को देखा और मैट्रिक के भी छात्रों ने देखा। और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार का यह वीडियो भी लाखों छात्र के पास पहुंचेगा और लाखों छात्र यह जान पाएंगे कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो हमेशा आप लोग 2 पेन का यूज करें, एक ब्लू और एक ब्लैक, और हमेशा जेल पेन का यूज ना करें, नॉर्मल पेन का यूज करें। जैसे 5 रुपए वाला पेन, 10 रुपए वाला पेन, उसका यूज करें, जेल पेन का यूज बिल्कुल भी ना करें। चलिए, 12 नंबर पॉइंट कह रहा है कि जो आपको लगे कि ये वाला भाग इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है तो उसे जरूर अंडरलाइन कर दें ताकि जांचने वाले का नजर उस पर जरूर पड़े। जैसे मान लिया जाए कि हम प्रश्न संख्या 9 लिख रहे हैं और 9 नंबर क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि यह वाला जो लाइन है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, या फिर आपको लग रहा है कि प्रश्न संख्या 7 में यह वाला लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो उस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर दें ताकि जो कॉपी जांच करने वाला हो उसका नजर सबसे पहले उस लाइन पर जाए जहां पर अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे ही उसका नजर अंडरलाइन किए हुए जगह पर जाएगा वो समझ जाएगा कि बच्चा हमें यह दिखाना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन में यह वाला लाइन जो है यह महत्वपूर्ण लाइन है, और कॉपी जांच करने वाले को समझ आ जाएगा। देखिए, आप लोग जब कॉपी पर लिखते हैं आप लोग के पास खूब नॉलेज है, बार बार हम बोलते हैं आपके पास खूब नॉलेज है, लेकिन परीक्षक तक यानी कि जो कॉपी जांच करने वाला है कहां से आपको नंबर मिलेगा वह आपके लिखावट पर डिपेंड करता है। आप लोग वहां बताने तो नहीं जाइएगा कि सर हमको खूब नॉलेज है, जरा हमसे पूछ लीजिए, नहीं, जो कुछ भी है वो आपको कॉपी पर लिख देना है। और कॉपी पर किस तरीके से लिखे ताकि कॉपी जांच करने वाले को ऐसा लगे कि नहीं, स्टूडेंट सामने खड़ा होकर के सब कुछ बता रहा है कि देखिए सर यह वाला लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अंडरलाइन कर दिए तो यानी ऐसा सिद्ध हो गया कि आप वहां पर टीचर को बता रहे हैं कि यह वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा गौर से देखिए, और वह वाला लाइन देख करके वह खुश हो जाएगा, उसको लाइन वह अच्छा लगेगा और आपको वह ज्यादा नंबर दे देगा। तो ऐसा करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। उसके बाद अगला है, ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें, जितने शब्दों में पूछ रहा है उतना ही लिखें, इससे आपको समय की बहुत ज्यादा बचत होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लंबा चौड़ा आंसर देना शुरू कर देते हैं, पूरा फिलॉसफी अपने कॉपी में ही लिख देते हैं। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपसे बोला जा रहा है कि 50 शब्दों में उत्तर दें तो आपको कोशिश करना है कि 50-55 से ज्यादा ना दें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उत्तर लिखने के लिए बोल रहा है 50 शब्दों में और लिख रहे हैं 150 शब्दों में, तो इससे क्या फायदा, आपको नंबर तो उतना ही मिलना है, बाकी का जो आप 100 वर्ड लिखे हैं वो बस समझिए कि फालतू का हुआ, उतना में आपका समय जो बर्बाद गया वो समय आपका एक्स्ट्रा चला गया। तो जब भी आप लोग कॉपी लिखते हैं, जब भी आप लोग सवाल का जवाब लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो कोशिश करें कि जितने शब्दों में लिखने के लिए बोल रहा है उतने ही शब्दों में लिखें, उससे ज्यादा एक भी शब्द ना लिखें। 2-4 शब्द लिख सकते हैं लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल करके, ताकि आपका समय भरपूर बचे। तो यह है हमारा 13 नंबर।
और अब है सबसे लास्ट 14 नंबर पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका परीक्षा खत्म होने वाला होता है उस समय के लिए यह सबसे ज्यादा कारगर पॉइंट है। कह रहा है कि और अंत में कॉपी जमा करने के पहले पूरे कॉपी को एक बार 5 मिनट समय दे करके अच्छे तरीके से देख लें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, और खासकर अपने नाम ये सब को दोबारा समय दे करके अच्छे तरीके से जरूर देख लें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, और खासकर अपने नाम ये सब को दोबारा जरूर देख लें, मतलब 2 बार कम से कम नाम को देख लें कि कहीं छूट तो नहीं गया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हड़बड़ हड़बड़ में कॉपी लिखते हैं और लास्ट में तुरंत जमा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। लास्ट में 5 मिनट का समय निकाल करके जरूर देखना है कि कहीं हमने कोई फिगर तो नहीं छोड़ दिया, कहीं हमने कुछ क्वेश्चन नंबर लिखना तो नहीं भूल गए। ऐसा हुआ कि हम लोग क्वेश्चन तो लिख दिए लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए कि आखिर किस क्वेश्चन का जवाब हम लिख रहे हैं। कॉपी जांच करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर जवाब कौन से क्वेश्चन का दे रहा है, फिर वो आपको नंबर कैसे देगा, नंबर वो आपको नहीं देगा। तो लास्ट में 5 मिनट का समय निकाल करके सबसे पहले तो अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर ये सब देख लें कि सही सही भराया कि नहीं भराया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। और उसके बाद लास्ट में अपने कॉपी का एक एक पन्ना देख लें कि कहीं पर कोई क्वेश्चन नंबर तो नहीं छूट गया है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है, कहीं कोई फिगर तो नहीं छूट गया है, और तब जाकर के आप लोग कॉपी अपने टीचर को जमा करें। अगर इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को आप लोग फॉलो करते हैं तो प्यारे बच्चों हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका कॉपी में से 1 नंबर नहीं कटेगा। अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो आपका 1 नंबर भी फालतू का नहीं कटेगा। अगर इस तरीके से आप लोग कॉपी लिखते हैं तो आपका जो कॉपी जांच करने वाला टीचर होगा वह आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने परीक्षा में इन सभी बातों का खास ख्याल रखिएगा, और इस तरीके से आप लोग अगर जवाब लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को पूरा नंबर दिलवाएं, और हमारा यह कोशिश कितना कारगर होता है यह तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो मिल सके और परीक्षा में हम आपको भरपूर मदद कर सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।